हमने अपनी भाषा को विराम नहीं दिया है, हमें अपनी भाषा को अंजाम तक पहुंचाना है। हम ये जो भाषा जिस महत्वपूर्ण क्लास के साथ, जिस कक्षा के साथ, जिस पार्टिसिपेट हम लोग कर रहे हैं, जिस भूमिका को हमें अदा करना है अपने जीवन के निर्वहन में, जिस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु हम लगातार प्रयासरत हैं, ऐसी महत्वपूर्ण कक्षा के साथ आपका स्वागत करता हूं। महत्वपूर्ण कंटेंट आपके सामने मैं बार बार ला रहा हूं। आप हिंदी की प्लेलिस्ट में जाएंगे, अपने इस चैनल में बखूबी आप क्रमबद्ध तरीके से उन तमाम प्रकार के प्रश्नों का एक बेहतर समागम अपने जहन में ला सकते हैं, अपने दिमाग में बना सकते हैं। मेरी कोशिश है कि आप अच्छा कर जाएं। मैं अनवरत ये वर्क कर रहा हूं कि आप बेहतर कर पाएं, और मेरी उम्मीद, मेरी आशा है कि आप बेहतर करेंगे, क्योंकि आपको करना होगा, क्योंकि आपको वो काम करना है आगे, क्योंकि आपको अपनी मेहनत का प्रतिफल अपने घर वालों को देना है, अपने चाहने वालों को देना है, क्योंकि हमारी खुशी के साथ तमाम खुशियां जुड़ी हैं। क्योंकि हम अगर अपनी एम को अचीव करते हैं, अपने लक्ष्य की प्राप्ति करते हैं, तो पक्की बात है आपको ज़्यादा समझाने की आवश्यकता क्योंकि आप ये बात जान रहे हैं, क्योंकि एक जो डोर है वो रिश्ते वाली, क्योंकि वो महत्वपूर्ण है, वो डोर हमारे लिए बहुत ही मायने रखती है। हमारी बात क्लियर है? तो आज की महत्वपूर्ण कक्षा, जिसे हम वाक्य कहते हैं, आप कभी भी किसी भी हिंदी की कंपटीशन, जहां कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, जहां हिंदी से प्रश्न बनाए जा रहे हैं, जहां वैकल्पिक व्यवस्था के साथ एग्जामिनर जुड़ा हुआ है, वहां आपसे वाक्य ना पूछा जाए, मुझे नहीं लगता। आप अगर उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, आप अगर एसआई की तैयारी कर रहे हैं, आप अगर एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, और अगर आप एक शिक्षक बनना चाहते हैं और आप टेट, सीटेट या फिर सुपर टेट जिसे आप बोलते हैं, मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो पक्की बात है बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट, मैं कह सकता हूं मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ मैं जुड़ा हूं। आप इसे बहुत ही बेहतर ढंग से समझने का प्रयास करें, क्योंकि हम इसका आपको हर वो निचोड़ बताने वाले हैं जो आपके लिए पहली बार होगा, ये सच में। क्योंकि हमारी कोशिश, हमने आपसे वादा किया है कि हम आपको बिल्कुल अलग करके देंगे, आपका समय जाया नहीं होगा, इस बात को बेहतर समझ लें आप। तो वाक्य किसे कहते हैं, यहां से शुरुआत करता हूं। जाहिर सी बात है, आपने ये बात जाना, सुना, पढ़ा ही है कि शब्दों के सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं। शब्दों के सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, यहां तक तो मैं इसे बिल्कुल गलत साबित नहीं करूंगा। शब्दों के सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं। बस थोड़ा सा आपका ध्यान अब आकर अपनी तरफ खींचना चाहूंगा, आकृष्ट करना चाहूंगा कि शब्दों के सार्थक मेल को तो वाक्य कहते हैं। जी हाँ, अगर हमारा एग्जामिनर कुछ इस तरीके की वैकल्पिक व्यवस्था के साथ आपसे जुड़े, तब क्या करोगे? सार्थक शब्दों के मेल को ऐसा करके अगर वो आपके सामने आ जाए, मुखातिब हो, और तीसरा विकल्प आपको दे दे दोनों, और चौथा विकल्प दे इनमें से कोई नहीं, मजबूर बना दिया इसने हमें कि हम जाएं तो कहाँ जाएं। है मुसाफिर, हम बैठे तो क्या करें? आप जरा बताना क्या टिक करें हम यहाँ, क्योंकि एग्जामिनर ने हमें मजबूर कर दिया, और हम इसे इसलिए गलत करने वाले हैं, और ये हमसे इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि हमने कभी इसको इस तरीके से लिया ही नहीं। हमने हमेशा बस याद किया है, हमने समझने पर तो जोर दिया ही नहीं। इसलिए मैंने आपसे कहा है कि अपने यूट्यूब चैनल से हर वो टॉपिक जो आपके सामने इंगित करूंगा ना, सब समझना, रटना नहीं है आपको, मजा आ जाएगा, आप पढ़ते रहिए बस। आप जरा ध्यान दें, यहां टिक क्या करोगे? मैं तो टिक करने वाला हूं। मान के चलना, मैं अगर स्टूडेंट्स की भूमिका में पेपर सॉल्व कर रहा हूं, तो मेरा पहला दायित्व निर्वहन, मेरे मस्तिष्क ने कहा कि पहला विकल्प सही है। लेकिन अभी जब मैं इस बात से अनभिज्ञ था, जब ये प्रश्न मेरे सामने पहली बार मुखातिब हुआ, तब मैंने सोचा, अरे नहीं यार, इसका दूसरा विकल्प भी सही हो सकता है, क्योंकि सार्थक शब्दों के मेल को, इसमें बुराई क्या है? शब्द तो सार्थक होने चाहिए, नहीं तो फिर वाक्य का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा, है ना? तो इस विचारधारा को जिसने अपने मस्तिष्क को
वह विचारधारा जिसने आपके मस्तिष्क को कुरेदना शुरू कर दिया एग्जाम में। अब आप घबरा गए, अरे नहीं नहीं लगा दूं क्या इसे। फिर आपने कहा ओ यार हमने तो मिस कर दिया, इसमें दोनों लिखा था, दोनों टिक कर दें। ठीक, तो ऐसे भी व्यवस्था आपके साथ होगी। आप देख रहे हैं इस टॉपिक को तो मुझे लग रहा है आप प्रयास भी कर रहे होंगे। ठीक ठाक समझिएगा, इसका पहला ही विकल्प सही माना जाएगा। वो इसलिए क्योंकि शब्द वही होते हैं जो सार्थक होते हैं, इनके ठीक पहले सार्थक लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। जैसे मैं ये कह दूं कि मेरी माँ का बेटा मेरा भाई है। अरे पागल हो यार, मेरी माँ का बेटा है वो, तो हमें समझना है। मैंने कह दिया वो मेरी माँ का बेटा है, या तो मैं कह दूं वह मेरा भाई है। सीधी सीधी बात है। हमारी हिंदी भाषा हमेशा हमसे यही अपेक्षा रखती है कि किसी भी तर्क को दो बार ना बताया जाए, किसी तर्क को दो बार ना कहा जाए। जैसे पानी बरस रहा है और वर्षा हो रही है, आप सोचो क्यों बता रहे हो कि पानी बरस रहा है? वर्षा होने पर शायद पानी ही बरसता है ना, पानी ही नीचे आता है। क्लियर है ना बात? तो मेरे समझ से आप समझ गए, और ये बातें अब आप अपने जहन में रखिएगा और ऐसे वैकल्पिक व्यवस्था से अपने आप को बचाने का प्रयास करिएगा। ठीक है, शुरुआत अच्छी है तो अंजाम अच्छा होगा, ये मान के चलें। अगर शुरुआत अच्छी है तो अंजाम अच्छा होगा। अब जरा ध्यान देना अगले प्रश्न पर, अभी तो यहाँ से सिलसिला ही चालू हुआ है। अगर हम बात करें भाषा का सबसे बड़ा अंग किसे कहते हैं, लीजिए एक और महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने आ ही गया। भाषा का सबसे बड़ा अंग किसे कहेंगे? भाषा का सबसे बड़ा अंग कौन होता है? और विकल्प रहेगा वर्ण, शब्द, पद, वाक्य, ऐसे करके रहेगा। तो भाषा का जो सबसे बड़ा अंग है ना, सबसे बड़ा तो जान ही जाओगे ना, वर्ण सबसे छोटा है, शब्द उससे बड़ा है ना, वाक्य सबसे बड़ा होता है। तो इस हिसाब से हम लोग भाषा का सबसे बड़ा अंग क्या लगाएंगे? वाक्य। लेकिन अगर हम इस बात को जहन में बना लेते हैं कि जो सबसे बड़ा है वही भाषा का सबसे बड़ा अंग होगा, तब तो एग्जामिनर विकल्प में कहानी की व्यवस्था कर सकता है, लिख सकता है कहानी। तो आप सोचोगे अरे कहानी ही सबसे बड़ा, अरे कहानी में बहुत सारे वाक्य होते हैं। आगे बात समझ में? तो वो भाषा का सबसे बड़ा अंग नहीं है। कहानी एक विधा का नाम है, एक रचना है। हमारी बातें समझ रहे हैं आप? तो इस तरीके की बातें क्लियर रखिएगा। वाक्य ही सबसे बड़ा अंग होगा। आगे बात समझिएगा, अगर उसने कह दिया भाव या भावार्थ के आधार पर भाषा का सबसे बड़ा अंग किसे कहेंगे, भाव या भावार्थ के आधार पर, तब भी हमारा जवाब उत्तर वाक्य ही होगा। क्लियर? वैकल्पिक व्यवस्था आप समझते रहिएगा। भाव या भावार्थ, हम अगर केवल अर्थ कह दें, तो आप मेरी भाषा पार्ट 1 की सीरीज पे चले जाइए। आप हिंदी की प्लेलिस्ट को टच करिए, जो आपके सीधे सीधे नीचे ही जहां हमने टाइटल उल्लिखित कर रखा है उसके ठीक नीचे आप हिंदी की वो जो नीले रंग की पॉइंट जहां हिंदी प्लेलिस्ट लिखा हुआ है, हिंदी व्याकरण बाय अमित सर लिखा हुआ है, वहां आप क्लिक करें। आप पूरी प्लेलिस्ट देख पाएंगे। वहां आप जाकर के क्रमबद्ध तरीके से देखने का प्रयास करें। वहां मैंने इन सारी बातों का जिक्र कर लिया है। भाषा का सबसे बड़ा अंग क्या है, भाषा का छोटा अंग क्या है, अर्थ के आधार पर अंग क्या है। बहरहाल अभी शुरुआत वाक्य की है तो यहाँ भी मैं इस पर चर्चा कर रहा हूँ। क्लियर है? आगे समझिएगा, जब हमने भाव या भावार्थ के आधार पर कह ही दिया, भाषा के अंग जो है यानी भाषा का सबसे बड़ा अंग क्या है, भाव या भावार्थ के आधार पर भाषा का सबसे बड़ा अंग किसे मानेंगे, ये चीज क्लियर है। अब जरा ध्यान दें, अगर वो कह दे कि वाक्य कितने प्रकार का होता है, वाक्य कितने प्रकार का होगा, वाक्य कितने प्रकार का होता है, या वाक्य का प्रकार कितना है, ये चीज कितने प्रकार का है वाक्य, वाक्य का टाइप्स क्या है। तो ये इस तरीके का प्रश्न, ऐसी वैकल्पिक व्यवस्था हो जाती है। आप जरा ध्यान दो, भाव या भावार्थ के आधार पर अगर वो इकाई पूछेगा तो किसे जवाब दोगे? भाव या भावार्थ के आधार पर इकाई वाक्य है, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है, भाषा की अर्थ के आधार पर इकाई शब्द है छोटी में, और भावार्थ के आधार पर वाक्य है।
इस बात को ध्यान देना। वाक्य कितने प्रकार का होगा जब ये जवाब आपसे पूछा जाए, तो यहाँ ध्यान देना, वाक्य का जब भी प्रत्युत्तर हमें देना है तो वाक्य हमेशा हम जवाब देंगे 3 प्रकार का होता है। क्लियर? लेकिन वाक्य तो 3 है, वाक्य के प्रकार तो 3 हैं, लेकिन अलग अलग टाइप्स में पूछेगा। जैसे अगर वो कह दिया कि प्रयोग या संरचना के आधार पर, प्रयोग या संरचना के आधार पर, प्रयोग या संरचना के आधार पर, तब आपका उत्तर होना चाहिए 3। प्रयोग या संरचना के आधार पर 3, वाक्य के प्रकार भी 3 ही बताने हैं हमें, ठीक है। लेकिन अगर वो कह दे प्रयोग या संरचना के आधार पर तब भी 3, और ये जो 3 हैं इन्हें मैं उल्लिखित करना चाहूँगा। उल्लिखित कुछ इस प्रकार से कर रहा हूँ, देखना। एक है साधारण वाक्य, एक है साधारण वाक्य, इसे हम कह सकते हैं सरल वाक्य, ठीक है। ये सारी बातें इसलिए क्योंकि अभी हम लोग इसका बेस नहीं जानेंगे तो आगे चल करके वैकल्पिक व्यवस्था से परेशान हो सकते हैं। आगे समझें, साधारण के बाद आ जाएगा संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य इसे कहेंगे मिला जुला वाक्य, मिला जुला वाक्य, जिसे आप कह सकते हैं समझौता वाले वाक्य, समझौता। देख रहे हैं, मैंने कहा नहीं कि मैं आपको देने वाला कुछ अलग हूं, करने वाला बहुत कुछ अलग हूं। आप देखना जरा, मैंने आपसे कहा है कि अद्भुत करके दूंगा, है ना नया? कि हाँ सर ये नया है। जी हाँ, बिल्कुल नया है, क्योंकि हमें पता है कि ये बातें आप नहीं जानते जो मैं आपके पास शेयर करना चाहता हूँ। इसलिए मैंने कहा कि आपका नुकसान नहीं होगा, आप जुड़े रहें हमारे साथ, बने रहें हमारे साथ। आपको ऐसी महत्वपूर्ण कंटेंट हमारा चैनल प्रोवाइड कराता ही रहेगा। आगे ध्यान दें, अगली बात जो तीसरा है उसे हम कहेंगे मिश्र। मिश्र वाक्य या इसी वाक्य को कहते हैं मिश्रित, मिश्रित वाक्य, मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य। क्लियर है ना? तो हम वाक्यों के 3 प्रकार देखेंगे, कब? जब हम प्रयोग या संरचना के आधार पर मुखातिब होंगे तब, ठीक है। अगली बात जरा ध्यान दें, अगर हम आपसे बात कर लें कि अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होंगे, तो अगर अर्थ के आधार पर बात आएगी तो जब हम अर्थ के आधार पर पढ़ेंगे तो इनको 8 प्रकारों में पढ़ेंगे, जहां हम इच्छात्मक, निषेधात्मक, प्रश्नसूचक, ऐसे तमाम प्रकार के वाक्यों का अध्ययन करने वाले हैं। बहरहाल हम उन 8 प्रकारों को वहां उल्लेखित करेंगे। क्लियर? आगे ध्यान दें, तो अर्थ के आधार पर जब भी पूछे तो आप 8 बताइएगा, और अगर इसने कह दिया कि क्रिया के आधार पर वाक्य, क्रिया के आधार पर वाक्य, और जब इसने क्रिया के आधार पर पूछा तो भी हमारा जवाब 3 हुआ। तो यार याद करना कितना आसान हो गया ना, ये एक बार याद करना है 8, बाकी जितनी बार आपने पूछा है जब 3 ही उत्तर देना है तो कोई समस्या थोड़ी है। कभी भी आप प्रकार पूछोगे 3 बताऊंगा, है ना? लेकिन अर्थ के आधार पर पूछोगे तो 8 बताऊंगा। लेकिन एक बात और ध्यान रखूंगा कि प्रयोग या संरचना में कौन शामिल होते हैं और क्रिया के आधार पर कौन शामिल होते हैं, ये बात बहुत जरूरी है, ध्यान देना। अभी थोड़े समय पहले आपके स्क्रीन पर चल रहा था वाच्य, ध्यान होगा आपको, अगर ये क्लास आपने देखी है वाच्य की, अभी कुछ समय पहले आपके स्क्रीन पर ये आपके हिंदी प्ले लिस्ट में शामिल है, आप वहाँ देख सकते हैं। अभी कुछ समय पहले मैंने वाच्य पढ़ाया है। क्रिया के आधार पर इसके सामने वाच्य लिखने का हमारा अभिप्राय क्या था, क्योंकि क्रिया के आधार पर वो तीनों प्रकार यही हैं जिन्हें हम क्रमशः कृतवाच्य कहते हैं, जिन्हें हम क्रमवाच्य कहते हैं, जिन्हें हम भाववाच्य कहते हैं। क्लियर है ना? तो ये क्रिया के आधार पर ये 3 प्रकार हैं, कृतवाच्य, क्रमवाच्य और भाववाच्य। हम इसलिए इतने सहज ढंग से, इसको सरल ढंग से इतना टाइम लेकर के बताना चाह रहे हैं जिससे आप समझ पाएं। आपने समझा क्या कि क्रिया के आधार पर हमें कुछ नया नहीं करना है, हमें केवल बस पता नहीं था, अच्छा
क्रिया के आधार पर जो तीनों प्रकार हैं, ओ हो वो तो वाच्य वाले हैं, है ना। ये केवल हमें समझना मात्र था बस। तो मैं मान के चलता हूँ कि हम लोग इस बात को भली भांति समझ भी चुके हैं। अब हम लोग इसका स्क्रीनशॉट लेने वाले हैं। ये मान के चलो कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बात करेंगे वाक्य के क्रमबद्ध तरीके को। वो जो तरीका अभी हम लोगों ने प्रकार के माध्यम से जाना है, अब हम उसमें से पहला ही प्रकार क्रमवार जानेंगे और इनसे बनने वाले तमाम क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे। साधारण वाक्य या जिन्हें हमने सरल वाक्य कहा है, साधारण वाक्य या जिसे अभी अभी हमने क्या कहा है, सरल वाक्य। क्लियर है ना। और किसके आधार पर पढ़ रहे हैं हम, तो ये आपको भी पता होना ही है क्योंकि हमने इसे नोट करा दिया है, आप इस बात को जान चुके हैं। प्रयोग और संरचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के हैं, 3, और उनमें पहला प्रकार है क्या, साधारण वाक्य का। ठीक है, क्लियर है। आप चाहो तो पुनः यहाँ इस चीज को जान सकते हो कि हम कर रहे हैं क्या, प्रयोग के आधार पर वाक्यों की जानकारी ले रहे हैं, जिसमें से पहला है साधारण। कैसे प्रश्न बनेंगे, साधारण कह देने से, साधारण नाम ले लेने से क्या आप इसे मान के चल लो कि ये साधारण है, ऐसा नहीं है। हम लोग साधारण को साधारण समझ लेंगे, ये गलत बात हो जाएगी। अब जरा समझो, यहां समझना जरा, कारण इसमें क्या है, क्या जानना जरूरी है। साधारण वाक्य के 2 पहलू पहले बनाऊंगा मैं। एक तो एक तरफ मैं लिखने वाला हूं उद्देश्य, और एक तरफ मैं लिखने वाला हूं विधेय। उद्देश्य और क्या लिखने वाला हूं मैं, विधेय। आप बताना क्या हमने उद्देश्य लिखने में कुछ गलती कर दी है। जी हाँ, आप इसे सही कर सकते हैं। आप कुछ इस तरीके से लिख लीजिए, उद्देश्य ये चीज। तो उद्देश्य जो है, जिसे हम उद्देश्य कह रहे हैं, वाकई में ये क्या है, विधेय क्या है, दोनों की जानकारी हासिल करें। तो सबसे पहली बात, उद्देश्य का मतलब है जिसके बारे में कहा जाएगा, जिसके बारे में कहा जाएगा। तो ये चीज तो क्लियर हो गया, जिसके बारे में कहा जाता है और जिससे कहा जाता है या जो कहा जाता है। जिससे कहा जाता है, जिससे कहा जाता है, या मैं ये लिख रहा हूं कि जो कहा जाता है, जो कहा जाता है। ठीक है, यहां तक की बातें अभी आप समझेंगे। जिसके बारे में कहा जाता है, तो हमने 2 बातें बोली हैं कि एक उद्देश्य होगा, साधारण वाक्य के 2 महत्वपूर्ण पहलू होंगे, एक उद्देश्य और एक विधेय। जिसके बारे में कहा जाएगा उद्देश्य होगा, जिससे कहा जाता है वह क्या होगा, विधेय होगा। क्लियर है। अब समझना, यहां से तो मुझे लगता है कि बहुत कम समझ आ रहा है क्योंकि ये चीज हमें वहां तक नहीं ले जा पा रही है, लेकिन कोई बात नहीं, जानना सब कुछ हमें है। अब आप समझेंगे, देखना, कर्ता। अब तो समझ में आना शुरू हो गया कि वाक्य में जो काम करता है वो कर्ता होता है, क्योंकि वाक्य में जो कुछ भी कहा जाता है तो कर्ता के बारे में कहा जाता है। कर्ता सो रहा है, कर्ता कुछ खा रहा है, तो सारी बातें होती हैं उसी के बारे में। तो जिसके बारे में बातें हो रही उसे हमने क्या कहा, उद्देश्य। उद्देश्य का मतलब कर्ता। तो कहना चाहिए था कि सर तो फिर आपको कर्ता कर्म ऐसे करके लिख लेना चाहिए था। नहीं जी, आपको एक बात और जानना था। आपको जानना क्या था कि क्या कर्ता और उद्देश्य एक ही है? बिल्कुल नहीं। उद्देश्य का मतलब कर्ता के साथ अन्य शब्द भी उद्देश्य में शामिल होते हैं। समझना जरा, अब कर्ता तथा कर्ता का विस्तारक, कर्ता तथा कर्ता का विस्तारक लीजिए, कर्ता तथा कर्ता का विस्तारक क्या होगा, उद्देश्य कहलाएगा। अब एक उदाहरण के साथ आप सारी बातें क्लियर कर पाओगे। कर्ता तथा जो कर्ता है उसका विस्तारक जो होगा वो क्या कहलाएगा, उद्देश्य कहलाएगा। यहां जरा ध्यान देना, विधेय किसे कहेंगे, कर्म को कहेंगे, क्रिया को कहेंगे तथा पूरक शब्द को कहेंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सचमुच हमें कुछ बातें तो पता है, लेकिन कुछ बातें अभी भी हमसे अधूरी हैं। ना हम कर्म को सही ढंग से जान ही रहे हैं, क्रिया को जान ही रहे हैं। ये पूरक शब्द हमें थोड़ा सा परेशान कर सकता है, लेकिन कोई परेशानी आने वाली ही नहीं है, क्योंकि आप जुड़े हैं हमसे। ये सारी समस्याओं का निजात तो मिलना ही है। आगे देखिएगा, हम यहाँ लिखने वाले हैं कर्म
और कर्म का विस्तारक। लीजिए, जैसे यहाँ मैंने लिखा है कर्ता तथा कर्ता का विस्तारक, वैसे मैं लिख रहा हूँ विधेय केवल इतना ही नहीं है, विधेय में और बातें हैं। कर्म है और कर्म का विस्तारक भी है, क्रिया है और क्रिया का विस्तारक भी है, पूरक शब्द हैं और पूरक का विस्तारक भी है। लीजिए, बेहतरीन बातें हैं। ये सारी चीज़ें आपके सामने इसलिए इंगित कर रहा हूँ जिससे आप भली भांति इस बात को समझ पाएँ। तो हमने अभी अभी क्या कहा है कि कर्ता तथा कर्ता का विस्तारक, कर्म तथा कर्म का विस्तारक, क्रिया तथा क्रिया का विस्तारक, पूरक शब्द तथा उसका विस्तारक, क्रमशः इस भाग से इतना, उद्देश्य मान लो, यहाँ सारी बातें आप विधेय जान लो। क्लियर है ना? उदाहरण आपके सामने अब मैं आपके स्क्रीन पे ला रहा हूँ, ध्यान देना। उदाहरण क्या है? जैसे लिखा जाए एक छोटी सी बच्ची, एक छोटी सी बच्ची मीठी प्यारी, एक छोटी सी बच्ची मीठी प्यारी कहानी धीरे धीरे लिखती है, धीरे धीरे लिखती है। उदाहरण तो जरूरी नहीं है कि किताबों वाली हों, हम लोग अपने हिसाब से उदाहरण ला सकते हैं, क्योंकि जब हम ऐसा करते हैं तब हम उस सब्जेक्ट के प्रति, उस टॉपिक के प्रति अपने अंदर कॉन्फिडेंस ला सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं। लीजिए जरा, एक छोटी सी बच्ची मीठी प्यारी कहानी धीरे धीरे लिखती है। ये उदाहरण हो गया। आप कुछ भी कर लो। मेरी पड़ोसन तहरी अच्छा बनाती है, मेरी पड़ोसन पनीर की सब्जी अच्छा बनाती है। आप ऐसे पहलुओं वाले वाक्य, कोई भी वाक्य हो यार, जैसा भी हो, उसको लिख करके अपने प्रयास को सफल कर सकते हैं। जरा सिद्ध करके देख लो, कहीं दिक्कत ही नहीं आने वाली है। देखना, पहला काम क्या करना है? पहला काम इस वाक्य से कर्ता ढूंढ लो, बस मजा आ जाएगा। देखना, यहाँ क्या है? लिखती। कर्ता जब भी किसी वाक्य से निकालना हो ना, बस एक शब्द लगा लो। जादू है ये। जादू ये है कि केवल आप क्रिया के पास जाकर के उससे कौन कह दो बस। देखना, कौन लिखती है, कौन लिखती है, यही शब्द आकर के इससे कहना है। कौन लिखती है? उत्तर तुरंत मिला रही, बच्ची लिखती है। मिला कि नहीं मिला? कौन लिखती है? बच्ची लिखती है। इसका मतलब बच्ची क्या है? कर्ता है, कर्ता है। और बच्ची कैसी है? एक छोटी सी बच्ची है। ये सब लोग क्या हैं? कर्ता के विस्तारक हैं, कर्ता विस्तारक। क्लियर है बात? ये सब लोग कर्ता के विस्तारक हैं। अब देखना, क्या सुनाती है? आपको पता है क्या खाना, क्या करना, सकर्मक अकर्मक क्रिया आपके प्ले लिस्ट में है, आप जाकर के देख सकते हैं। सकर्मक अकर्मक क्रिया की बात हुई, इसलिए मैंने कहा सारे पहलू जब क्रम से पढ़े जाते हैं ना, तो मजा आ जाता है। क्योंकि अगर आप सकर्मक अकर्मक की पहचान कर रहे हैं तो अब यहाँ करने की आवश्यकता क्या है? आप कर्म निकाल लो। कर्म क्या है? क्या, क्या का उत्तर कर्म। कहानी क्या है? कर्म। अब जरा ध्यान दो, कहानी है कर्म। कैसी कहानी है? मीठी प्यारी कहानी है। इसका मतलब ये इस कर्म का क्या है? विस्तारक है। यानी कर्म का विस्तार कर रहे हैं, कर्म को थोड़ा सा बड़ा बना रहे हैं, यही है विस्तार। क्लियर है ना? आगे समझें। ये क्रिया है, यहां मैं लिख सकता हूं क्रिया। क्लियर? धीरे धीरे लिखना, अभी हाल फिलहाल आपने क्रिया विशेषण पढ़ा हुआ है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण के प्रकार में ये धीरे धीरे चलना, धीरे धीरे कहना, धीरे धीरे पढ़ना, है ना? ये सारी बातें रीतिवाचक क्रिया विशेषण में आई थी और ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं। अब समझे जरा, क्रिया की ये क्या कर रहे हैं? विशेषता बता रहे हैं। इसका मतलब ये क्रिया का विस्तार कर रहे हैं और ये क्रिया के विस्तारक कहे जाएंगे। एक साथ मैंने लगे हाथ हमने इस उदाहरण के माध्यम से इन सारी चीज़ों को जाना है ना? अब जरा ध्यान देना, मैं इतनी बातों को उद्देश्य कहने वाला हूँ, मैं इतनी बातों को उद्देश्य कहने वाला हूँ और मैं इतनी बातों को विधेय कहने वाला हूँ। क्लियर है बात? यहाँ से लेकर के, क्योंकि हमने कर्म को जगह इधर दी है तो इसलिए यहाँ से पूरी कहानी
क्या कही जाएगी? विधेय कही जाएगी, विधेय कही जाएगी। इंग्लिश पढ़ रहे होते तो हम इसे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट कह रहे होते, है ना, और यहाँ हम इसे उद्देश्य और विधेय कह रहे हैं। स्पष्ट होगी बात। आप अब एक काम और सोचोगे, सर आपने पूरक वाली बात तो नहीं बताई। जी हाँ, पूरक वाली भी बात बताई जाएगी। जैसे मैं लिख दूं कि हिमालय एक दर्शनीय स्थल है, ये लिख दिया हमने। जब ऐसे वाक्य आए जहां आपको क्रिया ना मिल पाए, सोचना मैं क्या कह दिया। ऐसा कोई वाक्य ही नहीं होता जहां क्रिया ना हो। क्रिया तो हर वाक्य में रहेगी ही रहेगी। बगैर क्रिया के आप वाक्य नहीं बना पाओगे, पहली बात ये जानी लो। लेकिन अभी हमने कहा कि ऐसे वाक्य जहां क्रिया ना दिखे, ऐसा मैंने कतई नहीं कहा कि क्रिया नहीं है। मैंने कहा क्रिया ना दिखे, फोकस करना शब्द पर। क्रिया ना दिखे इसका मतलब इस तरीके की क्रिया ना दिखे। लिखना, पढ़ना, सोना, उठना, नहाना, धोना, भागना, क्या ऐसी क्रिया इसमें है? कहीं कहीं लिखा है हिमालय एक दर्शनीय स्थल बैठा है? नहीं ना, ऐसा तो नहीं लिखा है। तो हमें लगा अच्छा वो इसमें तो क्रिया हमें स्पष्ट दिख नहीं रही है। ये जो दिख भी रही है ये एक प्रकार की क्रिया है और इसे हम सहायक क्रिया कहते हैं। कौन सी क्रिया कहते हैं? सहायक क्रिया, जो किसी वाक्य के काल का निर्धारण करती है। यह भी पहलू हमने टच कर लिया है, आपकी सीरीज में यह भी चल चुका है। आगे देखें, हमने कहा हिमालय एक दर्शनीय स्थल है। अब सोचना जरा, ये बात हो रही हिमालय की, हिमालय है उद्देश्य, और हिमालय का कोई विस्तारक नहीं है, तो इतने से ही काम उद्देश्य का चल जाएगा। एक दर्शनीय स्थल, एक दर्शन, हिमालय एक स्थल है, हिमालय एक पहाड़ी है, हिमालय एक इस तरीके की जगह की बात करता मैं, तो वाकई में क्या था, इतनी जो बातें हैं ये उसके पूरक के लिए आई हैं। पूरक का मतलब समझना, जब किसी वाक्य में क्रिया ना हो और वह क्रिया की पूर्ति कर रहा हो। जब किसी वाक्य में क्रिया ना हो और वह क्रिया की पूर्ति कर रहा हो, जैसे उसने मुझे अपना मान लिया, तो आप कहोगे सर क्या मान लिया? तो उसने मुझे अपना जो भी मान लिया वो लिखा जाएगा। तो मानना, चुनना, समझना, ये मैंने क्रिया के प्रकारों में पढ़ाया था, वहां बताया हुआ है, हमने इस बात को इंगित किया हुआ है। आप सीरीज को क्रमबद्ध तरीके से देखने का प्रयास करें, सफलता आपके कदम चूम लेगी, ये दावा है हमारा। समझना जरा, हमने कह दिया और भी उदाहरण आपके पास हैं। वह बीमार है, वह बीमार है। आप बताना क्या इस वाक्य में आप क्रिया देख पा रहे हो? नहीं, लेकिन क्रिया जैसा काम करने कौन आया है? ये बीमार, जो कि एक विशेषण है। और हमने हमेशा कहा था विशेषण ही पूरक शब्द की भूमिका में चले आते हैं। दूसरे लहजे में आप समझ जाओ, जिस वाक्य में क्रिया ना हो और क्रिया की भूमिका कोई अदा करने चला आए, जो उस वाक्य की पूर्ति करने चला आए, वही पूरक शब्द कहलाता है। तो यह उद्देश्य होगा और यह उसका क्या होगा? पूरक शब्द होगा। और इस पूरक शब्द का विस्तारक भी ऐसे बना लिया जाएगा, जैसे मैंने कह दिया वह एक सुंदर कन्या है, वह एक सुंदर कन्या है। अब बताना, वह एक कन्या है, वह कन्या है, वह बीमार है, वह छोटा है, वह मोटा है। इसका मतलब साफ है कि हम पूरक शब्दों की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमने इसमें क्रिया को कहीं देखा ही नहीं है ना। और उस पूरक शब्द के साथ अगर मैं किसी विशेषण जैसे शब्दों का उल्लेख कर लेता हूं, वो उसका विस्तारक मान लिया जाएगा। मेरा मानना यह है कि आप इस बात को समझ गए होंगे। तो उद्देश्य और विधेयक का ये थोड़ा सा नाता है, क्लियर है ना, जो आपके दिल को अब भा जाना चाहिए। और मैं चाहूंगा कि आप इसका स्क्रीनशॉट लें। तो मान के चलूं कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। महत्वपूर्ण बात समझते रहे आप हमारे साथ। अब जरा ध्यान दें कि जहां हमने उद्देश्य और विधेय की बात कर ली, अब मैं साधारण वाक्य के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का उल्लेख करूंगा, जिन्हें आपको पहचानना ही पहचानना है। कैसे पहचानोगे कि ये साधारण वाक्य है कि नहीं है? कभी कभार हमारे जहन में एक भावना आ जाती कि साधारण का मतलब छोटा वाक्य। गलत बात है, बड़ा भी वाक्य हो सकता है, इनके प्रारूप अलग अलग हो सकते हैं। जरा ध्यान देना। अब मैं कहने क्या वाला हूं, क्योंकि एग्जाम में पूछा गया राम और श्याम पढ़ लिख रहे थे, कैसा वाक्य है?
तो कुछ ट्रिक बेस तैयार किए गए बच्चे जो ट्रिक पर आधारित अपनी तैयारी करते हैं, उन्होंने इसे संयुक्त वाक्य लगाया क्योंकि उनको वहाँ पर और मिला। मैं आपकी जानकारी को टच कर रहा हूँ, मैं आपके उस मनोभाव को स्पर्श कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है ज़्यादातर लोग ऐसी भावना से आहत हैं। ज़्यादातर लोग अपने आप को ट्रिक पर आश्रित कर चुके हैं, क्योंकि उनका काम है कि वो हम ट्रिक के आधार पर ये काम कर सकते हैं। और लिखा गया है कहीं पर, तथा लिखा गया कहीं पर, यमम लिखा गया कहीं पर, लेकिन लिखा गया, परंतु लिखा गया, ऐसे शब्दांश को रट लेते हैं, ऐसे शब्दों को जान लेते हैं और कहते हैं कि ऐसे शब्द जहाँ आएंगे उन्हें हम संयुक्त वाक्य कह जाएंगे। जी हाँ, मैं भी अपने चैनल से ऐसे कंटेंट आप तक प्रोवाइड करा सकता हूँ, कर सकता हूँ, लेकिन अभी फिलहाल नहीं। अभी फिलहाल इसलिए नहीं क्योंकि अभी आप ये काम करें, अभी आप एक बार इसका विस्तृत रूप लें, एक बार आप इसको सही ढंग से समझ जाएं, फिर मैं ऐसे छोटे कंटेंट के साथ आपके साथ मुखातिब हूँगा। हर टॉपिक की एक रिवीजन के तौर पर छोटे कंटेंट आपके इसी चैनल पर प्रोवाइड किए जाएंगे। वहाँ हमेशा हर जगह मिलेगी, हिंदी रिवीजन प्लेलिस्ट लिखी होगी, ऐसा करके आने वाला है सब कुछ। लेकिन अभी आप एक बार हमारे साथ आगामी जितने भी दिन ये हमारी क्लासेस चलें, क्रमबद्ध तरीके से पूरी हिंदी का समागम आप ले लीजिए, पूरा निचोड़ एक बार आप ग्रहण कर लीजिए, एक अच्छे ढंग से अपनी तैयारी को बना लीजिए। ये मेरा मानना है। आप जरा ध्यान दो, तो मेरे कहने का मतलब ऐसा कर लेने से आप विफल हो जाओगे, क्योंकि अभी मैं आपके सामने आपके स्क्रीन पर लगाने ही वाला हूं। अगर मैंने कह दिया रीमा रीमा पढ़ रही है, रीमा पढ़ रही है, वाक्य साधारण है, कोई दिक्कत ही नहीं है। यहां समझना वाक्य साधारण, और इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि संयुक्त वाक्य आगे है, मिश्र वाक्य आगे है। संयुक्त वाक्य में दो वाक्य शामिल होते हैं, दो दो उपवाक्य, तीन तीन उपवाक्य मिलकर के एक संयुक्त वाक्य का निर्माण कर लेते हैं। आ रही हमारी बात समझ में? यहां समझना, जब क्रिया एक ही हो, यानी कार्य एक हो, क्रिया एक होगा तो हो सकता है आप मिस कर जाओ, मेरे हर बात को समझना। मैंने यहां कहा है कार्य एक हो, कार्य एक हो, इतनी बात समझ लेना। कार्य एक हो, या हम कह दें हमारा काम एक हो, हमारा काम एक हो। जैसे हम सब लोग मिलकर के क्या कर रहे हैं? पढ़ाई कर रहे हैं। हमारा काम कैसा है? एक है। यानी जितने भी लोग इस कंटेंट को देख रहे हैं, सब लोग एक ही काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कह रहे हैं ना, सब लोग पढ़ाई कर रहे हैं, सारे लोग मिलकर के पढ़ाई कर रहे हैं। ये चीज, कार्य हमारा एक हो, हमारा काम एक हो, हम उसे साधारण वाक्य या सरल वाक्य में ले आएंगे। समझना जरा इस बात को क्यों लिखा हमने, जरा ध्यान दीजिए। रीमा पढ़ रही है, काम एक है। आगे समझना, रीमा और सीमा पढ़ रही है, रीमा और सीमा पढ़ रहे हैं। लीजिए, पढ़ रहे हैं। अब बताना, रीमा और सीमा पढ़ रहे हैं, क्या हो गया? हो क्या गया? आपको तो यहां और मिला है, आप इसे संयुक्त लगाओगे क्या? अगर आप ट्रिक की तैयारी करते हैं फिर यहां विफल हैं आप गलत हो जाएंगे। आप इसको समझें जरा। हमारा काम एक हो, रीमा और सीमा पढ़ रहे हैं। आप जरा ध्यान दो, रीमा और सीमा का काम एक है कि नहीं है? एक है, केवल पढ़ना है, दोनों पढ़ रहे हैं। स्पष्ट? आगे समझो, आपके दिमाग में तुरंत ये भावना आ गई, सर और बढ़ा दें? जी हाँ, बढ़ा लीजिए। मीना, रीमा, सीमा ऐसे गा रही हैं। लीजिए, और भी बड़ा कर सकते हैं आप इसे, जितनी मर्जी उतना बढ़ा लें, काम एक होना चाहिए। आपको पता है, ये जितने भी लोग कर्ता का काम निभाएंगे हम इन्हें उद्देश्य कह जाएंगे, और जितने लोग क्रिया की भूमिका, कर्म की भूमिका अदा करेंगे हम उन्हें विधेय कह देंगे। बात क्लियर है? तो उद्देश्य और विधेय का ये जो मसला है आपके सामने मैं स्पष्ट रूप से रख पा रहा हूं। तो जहां रीमा पढ़ रही है, रीमा और सीमा पढ़ रहे हैं, आपने देखा अभी हाल फिलहाल कि सारे लोग एक ही काम कर रहे हैं। अतः ये जो सर आपने उल्लिखित कर रखा है, आपके स्क्रीन पर जो ये बात आपने रख रखी है, मुझे लगता है ये अद्भुत कर रखा है और सबसे अलग प्रकार का ये तरीका है, हम इसे ग्रहण कर चुके हैं, ये हमारा मानना है। और ऐसा अगर आप कर रहे हैं तो पक्की बात है आपको कोई विफल नहीं कर सकता। देखना, वो ट्रिक नहीं है,
ये ट्रिक नहीं, तरीका है। ये ट्रिक नहीं है, ये तरीका है हमें अपने आप को बनाने का, इस कॉन्सेप्ट को अपने जहन में अच्छे ढंग से ले जाने का। आगे देखिएगा, मैं अब कहना चाहता था, इस चीज को मैं और बढ़ा दूंगा। जैसे अभी मैंने कहा कि राम, मोहन, सोहन, जितना मर्जी उतना कर लो भाई, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब जरा ध्यान दो, अगर मैं कहूं श्याम पढ़ता लिखता नहीं है, श्याम पढ़ता लिखता नहीं है। आप एक बात समझना, नहीं से घबरा मत जाना। नहीं यानी नकारात्मक, यानी निषेधात्मक, ऐसे वाक्य जो नकारात्मक पहलू के साथ जुड़े हैं वो भी साधारण हो सकते हैं, वो भी साधारण हैं। ऐसा नहीं कि नकारात्मक है तो नकारात्मक वाक्य में चले जाएंगे, क्योंकि हमने आपको प्रयोग के आधार पर 3 ही प्रकार के वाक्य बताए हुए हैं, एक तो साधारण, एक तो संयुक्त, एक तो हमारा मिश्र, है ना। तो जो साधारण वाक्य है वो आपका नकारात्मक भाव वाला भी हो सकता है, उससे नहीं घबराना है। तो ये तो बात जाने दीजिए आप। श्याम पढ़ता लिखता नहीं है, तो श्याम, यहां आपने 2-2 क्रिया देखा, और कभी कभार हम लोग ट्रिक बेस में इस तरीके की भी तैयारी करते हैं कि 2 क्रिया आ जाए तो संयुक्त हो जाए। जी हाँ, बिल्कुल है। वहां जब हम आपको ये बात बता रहे होंगे तो वहां हम भी ये बात बोलेंगे कि क्रियाओं का ज्यादा रूप आएगा ना तो संयुक्त समझना। अरे भाई नहीं, हर जगह ऐसा नहीं। यहाँ ऐसा क्यों नहीं? क्योंकि एक ही उद्देश्य ने दोनों काम किया है, एक ही उद्देश्य ने दोनों काम किया है। जैसे अभी इतने लोगों ने मिलकर के एक काम किया है ना, इतने लोगों ने मिलकर एक काम किया है, तो हमने इसे क्या कहा है? साधारण कहा है। और अगर हम ये कह दें कि कोई एक व्यक्ति मिलकर के कई काम करे, कोई एक उद्देश्य, देखना और इसको बढ़ाइएगा, एक उद्देश्य कई काम करे, कई काम करे, यानी ये वाला पहलू, ये वाला पहलू, ये वाला पहलू सब जानोगे तब साधारण वाक्य आपका मेंटेन हो पाएगा। एक उद्देश्य कई काम करे। देखना, श्याम पढ़ता लिखता नहीं है। मैं अब कहूंगा रवि खाता सोता पढ़ता लिखता है, लेकिन उद्देश्य एक है, उसने कार्य कई निर्वहन किए हुए हैं, लेकिन हम उसे साधारण वाक्य मानेंगे। है ना मजेदार बात? इसलिए मैंने कहा था आपके दिल को छू जाएगी ये क्लास। आपको ऐसे कॉन्सेप्ट मैं दे रहा हूं जो आपको बिल्कुल अलग लगेंगे। आप समझना, जैसे मैंने कहा रवि पढ़ लिख खा सो रहा है। लीजिए, रवि पढ़ लिख खा सो रहा है, तो रवि पढ़ भी रहा है, रवि ही खाएगा, रवि ही लिखेगा, रवि ही सोएगा। अरे भाई मेरे, एक ही उद्देश्य सारे कार्य का दायित्व का निर्वहन करेगा, इसका मतलब इसे साधारण वाक्य बोला जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा, कई उद्देश्य बढ़ जाए, कई उद्देश्य कई क्रिया कई काम करें, कई उद्देश्य कई काम करें, परंतु ध्यान यहां देना है, परंतु सारे काम सब करें, सारे काम सब करें। अगर काम अलग हो गया, जैसे मैं पढ़ता हूं आप लिखते हैं, मजा किरकिरा हो गया, क्योंकि मैं पढ़ रहा हूं आप लिख रहे हैं, तब तो संयुक्त में चले जाएंगे। कार्य अगर अलग अलग हो गए, यानी उद्देश्य 10 हो जाए, लेकिन सारे उद्देश्य एक ही काम कर रहे हो, सारे उद्देश्य कई काम अगर है तो सब लोग कर रहे हो। जैसे ध्यान दो, कई उद्देश्य है ना, कई काम करेंगे, परंतु सारे काम सब करेंगे। इस बात को ध्यान देना, ये स्टार है, ये स्टार है, परंतु सारे काम सब करेंगे। जैसे यहां ध्यान देना है, मोहन व सोहन, मोहन व सोहन पढ़ लिख रहे हैं। देखिए, मोहन व सोहन पढ़ लिख रहे हैं। आप जरा ध्यान दो, आपका उद्देश्य भी बढ़ा कि नहीं बढ़ा? आपका उद्देश्य भी बढ़ा, आपका काम भी बढ़ा, काम भी पढ़ना और लिखना हो गया। लेकिन ध्यान क्या देना है, उद्देश्य बढ़े चाहे घटे उससे मतलब नहीं है, जो भी काम लिखा है इनको करना होगा। मोहन भी पढ़े लिखेगा,
सोहन भी पढ़े लिखेगा, ये वाक्य यही तो कह रहा है। लेकिन अगर हम कह दें मोहन पढ़ता है तथा सोहन लिखता है, मोहन पढ़ता है तथा सोहन लिखता है, मोहन पढ़ता है तथा सोहन नहीं पढ़ता है, इसका मतलब भी क्या हो गया, दोनों कार्य दायित्व तो अलग अलग हो गए। जब काम अलग हो जाएंगे, जब काम अलग हो जाएंगे वह साधारण वाक्य नहीं कहलाएंगे। क्लियर है बात ना, इस बात को ध्यान देना। इसीलिए मैंने पहले ही लिखा था कार्य एक हो, हमारा काम एक हो, एक उद्देश्य हो, कई काम निभाए, कोई दिक्कत नहीं है। एक उद्देश्य कई काम करना, जाने तो करने दो भाई, हम उसे तब भी ये बता देंगे कई उद्देश्य कई काम करेंगे तो भी हम यहीं बने रहेंगे। यानी हमने आपके सामने जो उदाहरण लिखे हुए हैं, इन उदाहरणों के माध्यम से भी आप अपने साधारण वाक्य पर पकड़ अच्छी खासी बना सकते हैं। क्लियर है ना, मैं मान के चलता हूँ कि आपको ये सारी बातें बेहतर ढंग से समझ में आ रही हैं। क्लियर है, तो ये चीज़ें आप पकड़ते चलिएगा। कई उद्देश्य कई काम करें, उद्देश्य जैसे बढ़ जाएं लेकिन काम चाहे जितने हों, लेकिन सारे उद्देश्य जो हैं वो सब लोग उस काम को कर रहे हों, कोई अलग अलग काम ना करें। क्लियर है ना, अलग अलग काम करोगे तो संयुक्त में चले जाएंगे। ठीक, बस इतना ध्यान देना, काम एक हो, इस तरीके की बात है। तो मैं मान के चलूँ कि ये कंटेंट आपको अच्छा लगा, मैं मान के चलूँ कि ये बातें आपको अच्छी लगी, मैं मान के चलूँ कि आपने इसे अच्छे ढंग से समझ लिया है। और अगर ऐसा कर लिया है, और अगर मैं ऐसा कर पाया हूँ, तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, लोगों तक पहुंचाएं, अपने चैनल को मोटिवेशन दें, हमें मोटिवेशन दें। ये सारा काम, सारा दायित्व तो आप थोड़ा सा निभाएं। मिलता हूं मैं आपसे नई कक्षा में। आपका दिन शुभ हो, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।